नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं मर्दर इन 24 न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान हैं एसएस दहिया एडवोकेट, जो कि पिछले 35 साल से सुप्रीम कोर्ट के बीच में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम इनसे कुछ विशेष मुद्दे हैं जो आज देश के बीच में काफ़ी ज़्यादा गरमाए हुए हैं, उनके ऊपर हम आज दहिया साहब से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि इनकी क्या कानूनी वैधता है और किस प्रकार ये जो मुद्दे हैं इनको हमारे देश के बीच में इनको लगाया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे दहिया साहब से G20 शिखर सम्मेलन को लेकर, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन जो है 8, 9, 10 सितंबर को दिल्ली के बीच में आयोजित किया जा रहा है, जिसके बीच में अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 लाख से ज़्यादा विदेशी मेहमान इस सम्मेलन के बीच में शिरकत करेंगे। अब हम दहिया साहब से जानते हैं कि ये जो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है इससे क्या क्या लाभ होंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे अभी दिल्ली के बीच में आपको मालूम है कि G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसके बीच में कि लगभग 2 लाख के करीब विदेशी मेहमान आएंगे और 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे। दिल्ली को पूरा दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। रातों रात सड़कें बना दी गई, रातों रात सड़कों का सौंदर्यीकरण करने के लिए पेड़ पौधे लगा दिए गए। इस विषय में आप क्या कहेंगे कि इससे कितना देश को लाभ होने वाला है? जहाँ तक के लाभ की बात है, ये जो G20 सम्मेलन है, ये एक सभी देशों के प्रति, जो G20 देश हैं उनमें सभी में रोटेशन के हिसाब से हर देश का नंबर आता है और हर देश अपने मुताबिक उस G20 सम्मेलन को करता है। अब जिस तरह से दूसरे देशों ने भी किया, जहाँ तक कि हम लागत की बात करें, लागत की बात है उन देशों से हमारे देश में यहाँ पर कम से कम नहीं 5 गुना ज़्यादा लागत से ये G20 सम्मेलन किया जा रहा है। सर, जैसे जो जर्मनी के बीच में जब ये सम्मेलन हुआ था तो उसके बीच में जो खर्चा हुआ था, जो अब इस समय भारत खर्चा कर रहा है, वो भारत 7 गुना अधिक कर रहा है, जिसकी लगभग कीमत, जो लागत हम बात करें तो 4100 करोड़ रुपए है, जबकि जर्मन की जो प्रति व्यक्ति आय है वो हमसे 8 गुनी ज़्यादा है। तो ये कहाँ तक उचित है इतना खर्चा करना? देखिए, देश की हमें सबसे पहले अगर हम खर्चा करते हैं, अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको ध्यान में रखना जरूरी है। और जहाँ तक कि दिल्ली की सजाने की जो बात कहते हैं, ये सिर्फ नई दिल्ली का कुछ पोर्शन है जो कि सजाया गया है। बाहर जाके अगर हम दिल्ली में देखें तो वैसे ही गंदगी पड़ी हुई है और वैसे सारे हालात वैसे ही हैं। सिर्फ ये कुछ जगहों को इन्होंने संवारा है, जिसमें इन्होंने तमाम छोटे छोटे गमले रख दिए हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, ना ही वो ज़्यादा टिकने वाले हैं। ये सिर्फ मात्र 10 दिन के बाद में ये कूड़े के ढेर में मिलेंगे। इन गमलों में से एक भी गमला हमारे पास में नहीं मिलेगा। सर, ये जो लगभग 10 लाख गमले जो लगाए गए हैं सड़कों के ऊपर, इनका जो इतना खर्चा है, जैसे कि आपने बताया कि कूड़े के ढेर में चले जाएंगे, तो ये क्या व्यर्थ नहीं है? ये सारा व्यर्थ ही है, क्योंकि अगर कोई भी हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग जब तक अर्थव्यवस्था के प्रति नहीं रहेगी कि कोई भी हम करते हैं, तब तक वो हमारे देश के हित में नहीं है। सिर्फ एक हम बहुत ज्यादा अपनी मान बढ़ाई के लिए एक अगर 10 गमले रख के हम रखना चाहते हैं तो उससे ये कोई वाजिब कदम नहीं है कि इतना ज्यादा हम उसके ऊपर खर्च कर गए अननेसेसरी। जो खर्चे बचाए जा सकते हैं वो बचाने चाहिए, जो नहीं बचाए जा सकते हैं उनका एक अलग तरीका है। दहिया साहब, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि एक TMC के सांसद है गोखले, उन्होंने भी इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि 4100 करोड़ रुपए दिल्ली के ऊपर खर्च कर दिया गया। तो इसका मतलब 4100 करोड़ रुपए खर्च करने का मतलब तो ये ना कि ना तो दिल्ली में पहले सड़कें ठीक थी, ना कोई और व्यवस्थाएं ठीक थी, जो इतना पैसा खर्च करना पड़ा इन्हें। ये इस तरह से ये 4100 करोड़ रुपए जो लगा रहे हैं, इनमें से ये आधे में भी काम चल सकता था। इसकी बजाय कोई एक अच्छी खासी फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री लग सकती थी, जिसमें कि हजारों वर्कर को, कम से कम नहीं लाखों फैमिलियों का पेट उससे भर सकता था। और इस तरह से जो खर्चे करके हैं, चीजें वही हैं, लेकिन सारा जो खर्चा है वो एक्सेलरेटेड करके बढ़ा चढ़ा के किया हुआ है। दिल्ली में जो लोग रहते हैं, अगर पहले की दिल्ली की सड़कों की हालत देखेंगे वो भी वैसी थी और अब भी वैसी है। सिर्फ मात्र एक सिंगारने के ऊपर ही इन्होंने इतना पैसा ज्यादा खर्च किया है, जो कि कहीं पर भी प्रोपोर्शनेट नहीं बैठता है। जो डेवलपमेंट हुआ है, जो ये
इसका सजावट दिखा रहे हैं और उसमें दिखा रहे वो कहीं पर भी इनकी आपस में तुलना में सही नहीं बैठता है। इसकी जैसे जो दहिया साहब आपने देखा होगा कि जो दिल्ली है, आप भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, प्रगति मैदान जहाँ पर की और सुप्रीम कोर्ट के पास जहाँ पर इस फंक्शन का मेन आयोजन होगा, जहाँ पर सारे अतिथि आएंगे, आपने देखा होगा कि जितनी भी दिल्ली की न्यू दिल्ली की सड़कें हैं, अगर हम बात करें बस अड्डों की या सड़कों की, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति का जो चेहरा देखने को मिल रहा है, G20 का हर एक बोर्ड के ऊपर उन्हीं की फ़ोटो है। तो क्यों नहीं राष्ट्रपति जी की फ़ोटो लगाई गई या किसी और की लगाई गई है? कुछ ऐसे भी इनको तस्वीरें लगानी चाहिए थी जिससे कि भारत की संस्कृति के बारे में पता लगता, जो बाहर के विदेशी आ रहे थे उनको पता लगता कि भारत में और क्या क्या, दिल्ली में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, संसार में हम ये देखें कि हम ही ज़्यादा अक्लमंद हैं, ये हमारी मूर्खता होगी। अगर किसी देश की संस्कृति, क्योंकि हर एक व्यक्ति से देश ऊपर है, देश की जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, वो उस व्यक्ति से ऊपर हैं। अगर मात्र आप एक आदमी का ही चेहरा उस पर लगा देंगे, दिखा देंगे, तो इतना बेवकूफ कोई नहीं जो कि ये न समझ पाए। ये तो सिर्फ अपनी ही बड़ाई के लिए किए जा रहे हैं, जैसे कि अगर मैं नहीं होता तो यहाँ पर कुछ नहीं होता। ये बात बिल्कुल गलत है कि एक आदमी का चेहरा, हमारे यहाँ पर विपक्ष के भी हैं, हमारे प्रेसिडेंट भी हैं, हमारे और पहले भी नेता रहे हैं, उनकी कहीं पर ना तस्वीर होने से ये हमारा मन का एक सूनापन, खालीपन प्रदर्शित करता है। क्या जैसे जो अभी इसरो ने चंद्रयान भेजा है, चंद्रयान 3 जो आज बहुत बड़ी उपलब्धि है इसरो की, तो क्या उसका कोई मॉडल ऐसा दिल्ली में प्रदर्शित नहीं करना चाहिए था, या उन वैज्ञानिकों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए थी कि ताकि विदेशों में भी ये संदेश जाता है कि भारत के पास भी ऐसे वैज्ञानिक हैं जो इतना बड़ा कारनामा कर सकते हैं? देखिए, हकीकत तो यही है, जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो नीली पक्की ईंट है वो नींव में जाती है और ऊपर है जो पीली वगैरह ईंट होती जो कमजोर होती है, वही कंगूरे की शोभा बनती हैं। तो हमारी जो है, जो इसमें इसके जो नींव है, जो नीली पक्की ईंट, जिनकी मेहनत से करके चंद्रयान तक, चांद तक हम पहुंचे हैं, तो उन साइंटिस्टों का, उनका पहले चेहरा होना चाहिए था, क्योंकि हमारे उन जो साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं वो दुगनी मेहनत से और दुगने उत्साह के साथ में करेंगे। अगर इस तरह से उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि हमारा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ हमारे उन साइंटिस्टों की, उन मजदूरों की और हमारी उस रिसर्च की देन है, जिसके कारण हम वहाँ पर पहुँचे हैं। आज नहीं पहुँचे हैं कि एक आदमी ने वहाँ पर पहुँचा दिए हों, ये कई दशकों की मेहनत के बाद में वहाँ पर पहुँचे हैं। तो इसलिए सभी का ही नाम वहाँ पर उसमें आना चाहिए था जहाँ चंद्रयान की बात आती है। हाँ, बात कर रहे हैं तो सपना तो नेहरू जी का था ना, इसरो तो उन्होंने बनाई थी, उन्हीं का सपना था कि किस प्रकार जो है वैज्ञानिक मेहनत करे और किस प्रकार नई से नई एक रिसर्च करे, नई से नई तकनीक को डेवलप किया जाए ताकि हम भी दुनिया की तरह ब्रह्मांड के बारे में पता लगा सकें। ये सन 1960 में जवाहरलाल नेहरू जी की ही ये दूरअंदेशी थी कि जिन्होंने आज़ादी के बाद में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बिग इंडस्ट्री लगाई और बड़े बड़े इन्होंने जो IIT हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो दी, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम एजुकेशन है और इस तरह से हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हम बड़ी जल्दी ही वो कर देंगे। इसके काउंटर पार्ट में अगर पाकिस्तान को देखें, हमारे साथ में आज़ाद हुआ था वहाँ पर, और हमारे में ये दूरअंदेशी का ही फर्क है कि आज पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत हो गई है और हम इतना वो हैं, क्योंकि जो नींव हमने पहले जो डाली थी, जो ब्लूप्रिंट जो देश का डाला था, वही ब्लूप्रिंट के बेसिस पर ही हम ऊपर आ रहे हैं। अब नया कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं आया है। अब ब्लूप्रिंट अगर आया है तो एक अहम का आया है कि बस मेरा ही नाम हो, इसके अलावा कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। सर, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था आपसे कि जैसे भी एक नया एक सत्र लाया जा रहा है, वैसे तो अगर हम बात करें तो 3 सत्र होते हैं, एक शीतकालीन, एक मानसून और सर एक बजट सत्र होता है। एक जब तीसरा सत्र तब लाया जाता है कि जब देश के बीच में कोई बड़ी विपदा या कोई बहुत बड़ा सरकार ने फैसला लेना हो। तो ये जो विशेष सत्र लाया जा रहा है, ना तो इसमें विपक्ष से बातचीत की गई, ना विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया गया, और ना आज तक विपक्ष में, या अगर हम बात करें तो यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी ये मालूम नहीं है, जो और नेता हैं 2 व्यक्तियों को अगर हम छोड़ दें तो उनको भी ये मालूम नहीं है कि सत्र में क्या होने वाला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि देश का नाम बदला जाए, हो सकता है कि इसके बीच में महिला बिल लाया जाए, हो सकता है कि इसमें एक राष्ट्र एक चुनाव लाया जाए। तो यदि सर जैसे ये सत्र बुलाया गया है, इसके बीच में अगर एक राष्ट्र एक चुनाव का अगर लेके आते हैं और उसका बिल पारित होकर उसको पास करते हैं, तो उसके लिए क्या कानूनी प्रतिक्रिया रहती है? क्या सरकार इस प्रकार कर सकती है? सर, ऐसा है कि अगर कोई विशेष सत्र बुलाते हैं तो जो अपोजिशन के हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है ताकि कोई सुझाव आए
जैसे ही सरकार के अगर मन में आता है विशेष सत्र बुलाना है, उसी के साथ में उसका एजेंडा तय हो जाता है और वो एजेंडा अपोजिशन पार्टी को भी देना पड़ता है ताकि वो भी उस मुद्दे पर अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार कर लें ताकि देश के सामने वो क्या तस्वीर रखें। अब इसमें जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है, इसमें ये आज तक है। शुरुआत में जब हमारा देश आजाद हुआ 1952 में जो पहले इलेक्शन हुए, उस टाइम पर वन नेशन वन इलेक्शन था, जो कि 1952, 1957, सन 62 और 1967 में एक साथ जो स्टेट के इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ होते रहे हैं। लेकिन हमारा देश है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि हमारे इसकी संविधान की एक विशेषता है कि हमारा देश है लोकतंत्र है और लोकतंत्र की विशेषता रहती है कि लोगों के जो डेमोक्रेसी राइट है उनके डेमोक्रेसी के मुताबिक चलेगा, लोगों की मन की भावना के मुताबिक चलेगा। सन 67 के बाद में 67 के बाद में देश में देखा कि वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो ये प्रचलित जो ये चीज है ये नहीं चल पाएंगी, क्योंकि कई स्टेट में जो नेता है वो अपनी अलग से पार्टी बनाने लगे, क्योंकि हर किसी को अपनी नई हमारे जो आर्टिकल 19 है उसमें दिया हुआ कि कोई भी आदमी अपने स्वतंत्र विचार रख सकता है, अपनी पार्टी बना सकता है और वो इलेक्शन लड़ सकता है, मतभेद हो सकते हैं। तो इस तरह से है। उसके बाद में ये स्टेट के जो इलेक्शन हैं वो होते रहे, कईयों की विधानसभाओं को भंग कर दिया गया, कई बार पार्लियामेंट की भी पार्लियामेंट को भी लोकसभा को भंग किया गया, क्योंकि वहां पर जो पार्टी जो थी उसका बहुमत न रहने के कारण वो भी भंग की गई। तो इसलिए हमारी इसमें डेमोक्रेसी में ये राजनीतिक वन नेशन वन इलेक्शन वो कर सकें। हाँ, इसमें सिर्फ एक बात है कि इसमें देश का खर्चा बचता है, लेकिन देश में खर्चा बचाने के उस पर हम लोगों की भावनाओं को लोगों के सर धैया साहब तो मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। जहाँ तक खर्चे की बात है, अगर हम देखें तो खर्चा तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने पास से खर्चा लगाते हैं, पार्टियां पैसा खर्च करती हैं। अगर हम बात करें तो पिछले इलेक्शन हुए हैं उसमें $8 बिलियन का खर्चा हुआ है, जिसमें से $4 बिलियन जो है अकेला भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया है। तो अगर हम इसकी जो संख्या है, अगर हम इसकी अमाउंट के पीछे जीरो लगानी शुरू कर दें तो लगाते लगाते हम थक जाएंगे। तो खर्चा तो जो है कैंडिडेट करते हैं, तो सरकार पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? ये है कि इसमें जो उसको व्यवस्था करनी पड़ती है, जैसे पुलिस है, बैलेट बॉक्स लेके जाते हैं और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं जो वहां पर काम करने वाले हैं वो बार बार अपॉइंट होते हैं। अगर लोकसभा का इलेक्शन और दूसरे जो स्टेट के इलेक्शन एक साथ होते हैं तो उसमें सिर्फ वही एक खर्चा बचता है, वो बड़ा नॉमिनल ही रहता है, वो इतना ज्यादा खर्चा नहीं बैठता है। लेकिन फिर भी एक बात आती है इसमें, उस चीज का जो गवर्नमेंट मशीनरी का खर्चा होता है वो देश का बचता है। और अगर हम बात करें कि जो पार्टी इतना ज्यादा खर्च करती है वो भी लोगों का ही कहीं ना कहीं से पैसा होता है, जो कि वो नंबर 2 तरीके से या किसी तरीके से लेके लगाते हैं। तो इस तरह से वो भी एक हमारा खर्चा बैठता है, सिर्फ खर्चे की दृष्टि। हाँ जी सर, मैं ये बात जानना चाह रहा था कि जैसे अगर हैंग असेंबली बनती है और बीच में अगर चुनाव कराने पड़ जाते हैं, जैसे किसी सरकार गिर जाती है, तो उस स्थिति के बीच में क्या जो राष्ट्रपति शासन है वो लगा दिया जाएगा? और राष्ट्रपति शासन एक सरकार कितने समय तक लगा कर रख सकती है? ऐसा राष्ट्रपति शासन हम किसी भी स्टेट में 6 महीने से ज्यादा नहीं लगा सकते हैं, और 6 महीने के बाद में वहां पर इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो उसके लिए हमें अपना संविधान भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और जो गवर्नर है उसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सपोज करो 6 महीने में या 1 साल में 2 में 5 की बजाय अगर हंग असेंबली हो जाती है या वहां पर भंग कर दी जाती है असेंबली स्टेट असेंबलियों को, तो उसमें दोबारा से करना पड़ेगा। इसमें हमें संविधान में ये जो गवर्नर है उनकी पावर बढ़ानी पड़ेगी, तो वो हमारी डेमोक्रेसी ना रह के एक ऑटोक्रेसी का रूप धारण कर लेगी। और जो कि ये होने जा रहा है, जैसे दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर बढ़ा दी, इस तरह से अगर हम देखेंगे तो देश में एक राष्ट्रपति नहीं, कम से कम 35 राष्ट्रपति हमारे देश के अंदर हो जाएंगे, जो कि गवर्नर में या यूनियन टेरिटरी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जहां पर हैं, उनको इतनी सत्ता आ जाएगी कि रूलिंग पार्टी है ये डेमोक्रेसी ना हो गई, ऑटोक्रेसी हो जाएगी। हाँ सर, जैसे जो भी किया जा रहा है पंजाब के बीच में 15 अगस्त को एक पत्र लिखा गया गवर्नर के द्वारा, जिसमें ये कहा गया कि भाई आप जो है मेरे को सरकार की जरूरी सूचनाएं नहीं दे रहे हैं,
और जो पंजाब जो है नशे की तरफ बढ़ रहा है, जबकि अगर हम बात करें कि जो वहाँ पे चुनी सरकार है उसका दावा है कि वहाँ पे अब नशे जो की खपत जो है काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है। तो गवर्नर साहब ने उनको ये कहा है कि क्यों ना आपकी सरकार गिरा दी जाए, क्योंकि आपसे नशा नहीं संभल रहा है। तो अगर ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, गवर्नर को इतनी ज़्यादा शक्तियाँ दे दी जाएंगी, तो उसका तो जब मन करेगा तब चुनी सरकार को गिरा देगा, जिसके ऊपर की करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार बनती है। ये बड़ा आसान होगा, और इसके बाद में तो और ज्यादा ये आसान हो जाएगा कि कोई भी किसी भी चीज का नाम लेकर किसी भी स्टेट को, किसी भी चुनी उसको स्टेट के असेंबली को आराम से गवर्नर भंग कर सकता है। और ये यही तो एक निरंकुशता की तरफ, तानाशाही की तरफ हमारे बढ़ने के ये कदम है। सर जैसे जो अभी ईडी और सीबीआई की बात करें तो इसका जो है बहुत ज़्यादा जो है इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगर आप देखें तो झारखंड के बीच में जो सोरेन साहब है, हेमंत सोरेन जो सीएम है, उनके पीछे ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है। जहाँ पर भी जो भी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के फेवर में काम नहीं कर रही हैं, जैसे भूपेश बघेल जी हैं, उनके ऊपर पुलिस लगा दी जाती है, सीबीआई ईडी लगा दी जाती है, ताकि वहाँ की सरकारों को गिराया जा सके और वहाँ पर फिर से प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सके। तो ये क्या है, ईडी और सीबीआई का इस प्रकार इस्तेमाल करके ऐसे डरा के, क्या इस प्रकार से देश का संविधान चलेगा? ये मिसयूज ऑफ पावर है, अपनी जो इनको जो पावर दी गई है ये मिसयूज ऑफ पावर है। क्योंकि हमारे अंदर जब तक ये तीनों डिपार्टमेंट ये अलग अलग काम नहीं करेंगे और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा अगर हमारे इसमें स्टेट्स में हो जाएगा, तब देश का चलना बड़ा मुश्किल हो जाए। क्योंकि कोई भी सरकार आएगी वो इस तरह से इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा दे कि दूसरी जो सेंटर में पावर जिनकी सरकार नहीं है उनके खिलाफ ये एक्शन लेंगे। और इस तरह से ये देश के लिए कोई अच्छा उदाहरण पेश नहीं हो रहा है। और इसको, इन चीज़ों को रोकने के लिए और ज़्यादा हमारे कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि ईडी वगैरह का जो मिसयूज है, जो सरकार कोई भी करती है, उस तरह से उसका मिसयूज ना कर पाए। ये देश के हित में नहीं है। सर जैसे जो भी ये जो विशेष सत्र लाया जा रहा है, इसमें एक कयास ये भी लगाई जा रही है कि हो सकता है कि देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर दिया जाए। अगर इस प्रकार का कोई किया जाता है, कोई ऐसा कदम लेती है सरकार, तो उसके कानूनी पहलू क्या रहते हैं और क्या इससे कुछ ऐसा कोई फ़र्क पड़ेगा जिससे देश में महंगाई कम हो जाए, बेरोजगारी कम हो जाए? नाम बदलने से, नाम बदलने का क्या फ़ायदा होने वाला है? ऐसा है, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है नाम बदलने से। अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे, चाहे आप यूएसए में देखें या और कहीं पर देखें, वहाँ कोई भी सम्मेलन होता था, पार्टी चाहे कोई उनकी डेमोक्रेटिक है या रिपब्लिकन कोई भी है, लेकिन वो कांग्रेस बोलते हैं, कांग्रेस में आदमियों के हजूम को बोलते हैं। और यहाँ पर हिंदुस्तान में मात्र अगर कांग्रेस का नाम लेते हैं तो ये होता है कि जैसे इंदिरा कांग्रेस है या एनसीपी वगैरह है या तृणमूल कांग्रेस है, उससे मीनिंग निकाल लेते हैं। तो ये एक वर्ड है जिसका कि मीनिंग हम उस तरह से इतना छोटा नहीं कर सकते हैं। और एक इस गवर्नमेंट का जो है, इस गवर्नमेंट की एक बड़ी वैसी अजीब सी आदत हो गई है कि किसी भी चीज़ का नाम बदलो, नाम बदलने के बाद में जैसे कि देश की प्रोग्रेस हो जाएगी। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, झांसी का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया, रेलवे स्टेशन का है। अब इसी तरीके से जो मुगल सराय का नाम है दीनदयाल उपाध्याय नाम कर दिया, जो कि लोगों के मन पर ना तो चढ़ा हुआ ना ही लोगों को पता है। और लोग है ना सिर्फ अपने मन से कहते हैं हाँ जी मुगल सराय, अभी ये कहते हैं मुगल सराय आ गया है। सर वो मैं आपसे बात जानना चाह रहा था कि जैसे ये नाम बदलने की प्रतिक्रिया है, हम मानते हैं कि इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया जाएगा। अभी कुछ समय पहले मोहन भागवत जी का एक हमने भाषण सुना जिसके बीच उन्होंने ये बोला कि इंडिया मत बोलो, भारत बोलो, ठीक है। तो उन्होंने बोला, फिर पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसके बारे में बोला था। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इंडिया का नाम बदलकर भारत तो कर देंगे, क्या जो भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है, हिंदी, उसकी इतनी दुर्दशा है, उसका कहीं पर भी प्रयोग नहीं होता। अगर कोई आज हिंदी बोलता है तो उसको बड़ी हीन भावना से देखा जाता है हिंदी बोलने वाले को। तो वैसे तो अगर हम बात करें तो हमारी जो लिपि है वो तो संस्कृत है। अगर संस्कृत का भी क्या ये उतना प्रचार कर पाएंगे, उतना स्कूलों में कॉलेजों में दोबारा से संस्कृत को जो एक जरूरी कंपलसरी विषय बनाया जाएगा? देखिए इन चीज़ों से है, सबसे पहले आज के युग में है, कोई भी देश अगर हम देखें तो वो देखते हैं कि हर युग में है जो प्रचलित भाषा है वो बदलती रही है। आज भी संसार में रोजाना हर रोज 2000 वर्ड हैं, उनकी डिक्शनरी से या आम बोलचाल में वो खत्म हो रहे हैं। जैसे बिगिनिंग में फारसी थी, उर्दू आई, हिंदी हुई और रूपांतरण होते होते हिंदी और इंग्लिश का मिक्स रूप आ गया। तो जो हमारे प्रैक्टिकल यूज में जो लैंग्वेज जो भाषा यूज होती है
अगर हम उस दृष्टि से अगर उसका यूटिलिटी देखेंगे, उसका फायदा देखेंगे तो हमें उसका मिलेगा। अगर हम रिजिडनेस लेके आएंगे तो गलत हो जाएगा। आज इंडिया और भारत की जहाँ तक एक प्रश्न है, दुनिया में दूसरे देश है सब इंडिया ही बोलते हैं, भारत का वो नहीं है। तो हमें जो वर्ल्ड में क्या चीज़ ज़्यादा प्रचलित है उसके हिसाब से देखना है, ना कि किसी के उनके मन की जो सोच है उसके मुताबिक हमें करना है। तो ये इंडिया और भारत बदलने का, इंडिया का भारत बदलने से इसमें कोई भी इनका औचित्य नहीं है। सिर्फ एक इनके बदलने के पीछे एक यही मंशा है, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी इकट्ठी हुई है उन्होंने अपना INDA वो कर लिया है। अगर हम दूसरी तरीके से भी देखें तो हमारी कितनी ऐसे बिजनेस हैं जिनमें कि इंडिया का नाम यूज होता है, भारत नाम यूज नहीं करते हैं। क्योंकि जो एक आम तौर पर लोगों की जुबान पर जल्दी से कोई वर्ड आ जाए तो वही रहना ठीक है। जो इंडिया शब्द है, हम कहीं भी जाएं, कहाँ से आए, इंडिया से आए, हमारे मुंह से निकलेगा। भारत वाला वर्ड इतना प्रचलित नहीं रहा है, उसको आप दूसरा तीसरा, भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, उसको 3-4 नाम हो सकते हैं, लेकिन एक जो मेन जो नाम है जो वर्ल्ड के उस पर मुंह पर चढ़ा हुआ, जबान पर चढ़ा हुआ, वह इंडिया ही है और वही रहना चाहिए। धन्यवाद सर, आपने समय निकाला और आकर हमारे को जो हमारे कुछ मुद्दे थे जिनके ऊपर हमारा एक संशय बना हुआ था कि इन मुद्दों में क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, कैसे जो ये सारे जो मुद्दे हैं इनको हम, जैसे सरकार इनको जनता के ऊपर थोपने जा रही है, तो क्या इनको कोई इनकी कानूनी प्रतिक्रिया भी ऐसी है कि यदि जनता चाहे तो इसके विरोध में जाकर अपने कहीं भी किसी भी न्यायालय के बीच में अपनी सुनवाई करवा सकती है। तो हमें दहिया साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि क्या कानूनी पहलू रहने वाले हैं। धन्यवाद।